हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज से स्टार्ट हो रही हैं आपकी टैक्सेशन की क्लासेस और हमारे टैक्सेशन को हमारे सिलेबस ने बांटा है दो शेड्यूल्स के अंदर, जो कि है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो डायरेक्ट टैक्स से करेंगे। बच्चों, ऐसा होता है कि हमारे पास में ये जो टैक्स होता है ये कोई आज या कल से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये राजा महाराजाओं के ज़माने से जो है हमसे टैक्स हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता था। तो वो लोग हमसे हमारी इनकम के ऊपर, हमारे व्यापार, हमारे बिजनेस के ऊपर टैक्स लेते थे और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जैसे जैसे गवर्नमेंट्स आती गईं वो लोग हमसे टैक्स कलेक्ट करते रहे। तो ये जो टैक्सेस होते हैं दो तरीके से लगाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसका की बर्डन एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर होता है पे करने का, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये इनडायरेक्टली पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए, और आप इनकम टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम के ऊपर, तो जो हमारा इनकम टैक्स है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? बर्डन आ रहा है डायरेक्टली हमारे ऊपर ही। और इनडायरेक्ट टैक्स हम अपने सर्विस प्रोवाइडर को या फिर अपने जिनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उन लोगों को ये जीएसटी पे कर देते हैं, तो वो लोग हमारे बिहाफ पे आगे फर्दर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारे पास में बहुत से टैक्सेस होते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारे पास में क्या आता है? इनकम टैक्स आता है और वेल्थ टैक्स आता है। लेकिन अब हम वेल्थ टैक्स की बात नहीं करते, वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो चुका है। तो हम किसकी बात करते हैं? हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, जो कि हमारे कोर्स के अंदर भी है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर पहले बहुत सारे टैक्सेस आते थे, लेकिन सबको मर्ज करके बना दिया क्या? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की। अब इनकम टैक्स के अंदर टैक्स जो लगाया जाता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर लगाया जाता है उसकी इनकम को देखते हुए। तो क्या है ये इनकम? यही हमें सबसे पहले समझना होगा। बच्चों, मान लीजिए कि मैं एक पर्सन हूं और मैंने बहुत से तरीके से इनकम अर्न की, बहुत से तरीके से इनकम अर्न की। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं मेरी सैलरी इनकम आती है। भाई मैं क्या करता हूं? सुबह उठता हूं और जॉब पे चला जाता हूं, तो मेरी सैलरी इनकम आती है। मान लीजिए मैंने अपने मकान के ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर, मकान के ऊपर वाले पोर्शन में मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन की हुई है और उससे मैं कुछ रेंट रिसीव कर रहा हूं, तो मेरी इससे भी इनकम हो रही है, रेंटल इनकम आ रही है मेरी। हो सकता है कि मैं ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल एसेट्स को सेल परचेज करने से भी कुछ इनकम अर्न करता हूं, तो ये भी मेरी एक तरीके की इनकम है। मेरे पास में मेरा एक बिजनेस भी है। शाम को मैं ऑफिस से आकर के क्या करता हूं? अपनी छोटी मोटी सी दुकान जो है वो खोल लेता हूं, तो ये मेरा बिजनेस है। और क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं कुछ सर्विसेज घर से भी प्रोवाइड करता हूं, तो ये मेरी सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूं उससे भी मेरी इनकम आती है। यानी कि बिजनेस से भी इनकम हो रही है जो मैंने दुकान खोल रखी है, और प्रोफेशन से भी, मेरी सर्विसेज से भी मेरी कुछ फीस के वे में इनकम आ रही है। अब क्योंकि मैं काफी नॉलेजेबल पर्सन हूं, मैंने हायर स्टडीज की हैं, तो इसकी वजह से मुझे अपने स्टॉक मार्केट की कुछ नॉलेज है, तो मैं स्टॉक मार्केट से भी कुछ इनकम अर्न कर लेता हूं। जैसे कि मेरे को इनकम अर्न हो जाती है डिविडेंड की, या फिर डिवेंचर्स के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है। मान लीजिए मैंने बैंक के अंदर कुछ एफडीज ले रखी हैं, उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट आता है। और कभी कभी मैं कौन बनेगा करोड़पति जैसी कुछ गेम शोज से भी इनकम अर्न कर लेता हूं। यानी कि अगर बच्चा या फिर एक पर्सन, या फिर यानी कि अगर एक पर्सन चाहे तो बहुत सी चीजों से इनकम अर्न कर सकता है। तो ये हमारे पास में एक मिस्टर एक्स है, ये है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स की इनकम है बहुत सी चीजों से। मिस्टर एक्स की इनकम है
बहुत सी चीजों से। ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स की आप देख सकते हैं सैलरी से भी इनकम है, कुछ रेंट रिसीव कर रहे हैं, कुछ डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल फीस वो रिसीव कर रहे हैं, कुछ उन्होंने सेल ऑफ एसेट किया जिसके ऊपर की उनको कुछ इनकम अर्न हुई, कोई गेम शो से वो इनकम जीत गए, उन्होंने कुछ इंटरेस्ट या फिर एफडीज के ऊपर इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट जो है वो एफडीज के ऊपर या फिर डिवेंचर्स के ऊपर अर्न किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ बिजनेस इनकम अर्न की और वो लॉटरी से भी इनकम अर्न कर रहे थे। अब आप कहेंगे सर लॉटरी तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो है वो तो लॉटरी तो बैन है इंडिया के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, हर जगह नहीं, हर जगह लॉटरी बैन नहीं है, गोवा में अलाउड है। तो खैर मैं क्या कहता हूं कि हमारे पास में एक पर्सन की बहुत सी जगह से इनकम हो सकती है। ये पर्सन की बहुत सी जगह से हमारे पास में इनकम हो सकती है। अब इस इनकम को हम ना कुछ हेड्स में बांटते हैं। हेड्स का मतलब क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप बहुत सी इनकम अर्न कर रहे हैं। भाई जरूरी नहीं है कि एक पर्सन की इन सारे हेड से ही इनकम हो, इन सारी चीजों से ही इनकम हो, इतनी सारी इनकम हो, लेकिन एक पर्सन कुछ ना कुछ काम तो करता होगा ना, कुछ ना कुछ इनकम तो अर्न करता होगा ना। तो उस पर्सन की जो इनकम है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पास में 5 हेड्स के अंदर बांटा। 5 हेड्स के अंदर बांटा यानी कि बोला गया कि आपकी जितनी भी इनकम है इनको आप 5 नाम दे देंगे। अब वो नाम क्या क्या है वही हमें देखना है। देखिएगा हेड्स ऑफ इनकम, तो सबसे पहले है हमारे पास में इनकम फ्रॉम सैलरी। ये जो हेड्स है ना बच्चे, ये सेक्शंस में बटे हुए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में अभी के लिए मैं सेक्शंस की बात नहीं करवा रहा आपसे, अभी जस्ट मैं आपसे एक ब्रीफ दे रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली इनकम है मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी। मैंने इनको 5 हेड्स में बांट दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इसको 5 हेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया और ये हेड्स के नाम क्या दिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। सर पापा जॉब करते हैं और एम्प्लॉयर उनको कुछ कंसीडरेशन देता है, दैट पर्टिकुलर कंसीडरेशन इज नोन एज सैलरी इनकम। दैट पर्टिकुलर कंसीडरेशन इज नोन एज सैलरी इनकम। बच्चों यहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि जो भी कंसीडरेशन, वेदर इट इज इन कैश और इन काइंड, एनी कंसीडरेशन, कोई भी कंसीडरेशन हो जो इंप्लॉई और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप के अंदर आएगी, दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 हेड्स के अंदर सबसे पहला हेड क्या प्रिस्क्राइब किया? इनकम फ्रॉम सैलरी। कि किसी भी बंदे की जो इनकम है वो सैलरी से आ सकती है। नंबर 2 उन्होंने बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहां पे जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हमने बात की ना, हम इसका मतलब कहते हैं रेंट रिसीव्ड। यानी कि जो भी रेंट एक पर्सन अपनी हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहा है, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी और डेप्थ में भी इसको समझेंगे। अच्छा जी, उन्होंने जो तीसरा हमारे पास में हेड बताया, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बिजनेस एंड प्रोफेशंस को इकट्ठा क्यों रखा गया? देखिए हमारे पास में कोई भी पर्सन या तो गुड्स का प्रोवाइडर होता है या फिर सर्विसेज का प्रोवाइडर होता है, तो इस वजह से हमने इसको एक ही हेड के अंदर डाल दिया। अगर कोई पर्सन वस्तुओं की खरीद फरोख्त कर रहा है, सेल परचेज कर रहा है किसी गुड्स की, तो दैट इज बिजनेसमैन। और अगर वही पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होती है, लॉयर्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोफेशनल। तो एक पर्सन की इनकम बिजनेस और प्रोफेशन दोनों से आ सकती है। आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब क्या है? भाई मेरे पास में मान लीजिए एक कैपिटल एसेट था। कैपिटल एसेट क्या हो सकता है? मान लीजिए मैं हाउस प्रॉपर्टी की ही बात करता हूं आपसे। मेरे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी थी और मैंने उसको बेच दिया, तो उससे जितनी भी इनकम अर्न हुई होगी, दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसी तरीके से अगर मेरे पास में कुछ शेयर्स थे या किसी कंपनी के डिवेंचर्स थे और मैंने उनको प्रॉफिट्स पे बेच दिया, तो ये क्या होगा? मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। यहां देखने वाली बात यह है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से अगर रेंट रिसीव होगा, अगर रेंट रिसीव हुआ,
तो वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, हमारे सेकंड हेड के अंदर। और अगर मैंने इसके ओनरशिप के राइट ट्रांसफर कर दिए तो ये कहां चले जाएंगे? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। अच्छा जी, अब जो ऊपर कहीं नहीं आया, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो ठीक इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेचारा कब तक हेड्स बनाता रहता, क्योंकि इनकम को तो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। इनकम तो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी है, हर सोर्स से इनकम आ सकती है, कहां तक आप डिफाइन करोगे? तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा, इसके अलावा ऊपर जो 4 हेड्स है ना, इन चारों हेड्स के अलावा अगर कोई भी पर्सन किसी और तरीके से इनकम अर्न करता है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यानी कि आपका किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, विनिंग फ्रॉम गेम शोज, लॉटरी, ठीक है। ये पर्सन जो था, जो अभी हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, इसमें आपके पास में देखिए यहां पे हमने कवर किया, सैलरी को कवर कर लिया हमने, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कवर कर लिया हमने, क्या कर लिया, सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स को जो है कवर कर लिया हमने, बिजनेस एंड प्रोफेशंस को कवर कर लिया। इसके अलावा जो बचा हुआ है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेप्थ में इनके बारे में, ये 5 हेड्स हमने पढ़े, अब हम इसके बारे में कुछ डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे पास में इनकम फ्रॉम सैलरी है क्या। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, एनी कंसीडरेशन रिसीव अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज इनकम फ्रॉम सैलरी। यानी कि अगर लेने और देने वाले के बीच में, लेने और देने वाले के बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप हुए तो उस कंसीडरेशन को क्या कहा जाएगा? उस कंसीडरेशन को सैलरी कहा जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इट मे बी इन कैश और इन काइंड। अब ये क्या मतलब हुआ सर? इट मे बी इन कैश और मे बी इन काइंड। हमने तो सैलरी इनकम मिलते हुए कैश में ही देखी है, काइंड में नहीं देखा। क्यों? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? क्या आपने कोई फैसिलिटी अवेल करते हुए नहीं देखा किसी भी पर्सन को? भाई जैसे हम ये कहते हैं मैं आपका एम्प्लॉयर हूं और आप एम्प्लॉय हैं, मैंने आपको एक मोटर कार फैसिलिटी दे दी, ठीक है जी, तो मैंने आपको काइंड में कुछ दे दिया, तो कैश या काइंड में। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बेनिफिट्स हमारे को एम्प्लॉयर से मिलते हैं, चाहे वो कैश से ना मिलें, तो जो बेनिफिट मिलेंगे वो कहां पे कवर हो जाएंगे? वो कवर हो जाएंगे बेटा हमारे पास में काइंड के अंदर। तो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर ने अगर आपको कुछ भी दिया, चाहे कैश में दिया या काइंड में दिया, जो भी कुछ रिसीव हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम उसको आपकी सैलरी मान करके उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। बताओ, काइंड्स के ऊपर भी हमारे पास में जो हमारे एम्प्लॉयर ने हमें दिया उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। खैर, अब देखो हम क्या कहते हैं, हमने अभी देखा कि हमारे पास में कोई भी प्रोफेशनल और कोई भी पर्सन है जो कि हमारा एम्प्लॉयर है, उससे हमें कुछ भी रिसीव हुआ, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इसका पता कैसे लगेगा कि कोई पर्सन हमारा एम्प्लॉयर है या नहीं? देखो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी पर्सन अगर आपको ये बताता है, ये डायरेक्शन देता है कि कब, क्या, कितना, कैसे करना है, और साथ में वो सोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, और एक टर्म्स के अंदर आप काम करते हैं, आप उस टर्म्स के बाहर काम नहीं कर सकते, तो ऐसी कंसीडरेशन हमारे पास में जो मिली है वो हमारी एम्प्लॉयर के अंदर मिली है, ये हम कहेंगे। यानी कि आपको चेक सिर्फ इतना करना है, सिर्फ आप इतना चेक करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, किसी भी तरीके से आप किसी भी कंसीडरेशन को इनकम फ्रॉम सैलरी कहने से पहले ये चेक करेंगे कि वहां पे एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है या नहीं है देने और लेने वाले के बीच में। और इसका पता कैसे लगेगा? डायरेक्शन देने से। जैसे मैंने अभी कहा ना कि कब, कैसे, कहां, क्यों और किस तरीके से, किन सोर्सेस के अंदर, अगर आपको ये सारी डायरेक्शन, आप जाते हैं अपने ऑफिस के अंदर, आपको लैपटॉप प्रोवाइड्स किए जाते हैं, वो क्या सोर्सेज हैं, तो जो लैपटॉप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो एम्प्लॉयर के द्वारा किया जा रहा है।
आपको प्रोडक्शन टीम में रहना है या सेल्स की टीम में रहना है, ये भी एम्प्लॉयर ही बताता है आपको। तो सारी चीजें जब एक टर्म्स के अंदर की जाती हैं और उससे हमें कुछ कंसीडरेशन रिसीव होता है, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। यहां पे हम किसी कुछ चीजों को ना डिफाइन करेंगे। आज हम अपने वहम खत्म करने वाले हैं। आज हम अपने वहम किस तरीके से खत्म करने वाले हैं कि देखो, सोच करके देखो, सोचो कि हमने 12th क्लास के अंदर पढ़ा था और फर्दर भी हमने पढ़ा था कि सर अगर एक पार्टनर है और वो सैलरी विड्रॉ कर रहा है तो सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर को आज तक हम क्या समझते थे? सैलरी इनकम समझते थे। हम क्या समझते थे? सैलरी इनकम समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अब चेक करके देखो, मैंने अभी क्या बोला कि कंसीडरेशन आनी चाहिए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के अंदर। अब मान लीजिए यहां पे एक मिस्टर एक्स है। ये कौन है? मिस्टर एक्स। और ये कौन है? मिस्टर वाई। ये दोनों ही पार्टनर्स थे। एक्स एंड वाई एसोसिएट्स। ओके, अब एक बात बताइए, एम्प्लॉयर है क्या मिस्टर एक्स और एम्प्लॉई है क्या मिस्टर वाई? नहीं, ना तो मिस्टर एक्स एम्प्लॉयर है और ना ही मिस्टर वाई एम्प्लॉई है। तो यहां पे दोनों क्या है? पार्टनर्स हैं। यहां दोनों क्या है? पार्टनर्स है। तो यहां पे एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है। ये भी प्रिंसिपल है। ये भी क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है जी। और ये मिस्टर वाई भी क्या है? प्रिंसिपल हैं। तो जब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं तो हम उस कंसीडरेशन को इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कह सकते। हम उस कंसीडरेशन को, क्या हम इसको सैलरी इनकम कह सकते हैं? आंसर इज सर नो, ये सैलरी इनकम नहीं है। अच्छा, ये सैलरी इनकम नहीं है तो ये क्या है? ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब यहां पे प्रोफेशन की बात नहीं करूंगा मैं, बिजनेस इनकम है एक तरीके से। तो उन्होंने जो भी इनकम अर्न की, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा सर, हमारे तो दिव्य चक्षु खुल गए। आज से पहले हम क्या समझते थे? आज से पहले तो हम यही समझते थे कि सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर एक सैलरी इनकम होती है। जी नहीं, आप आज के बाद ऐसा नहीं समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि एक कमीशन एजेंट है। पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर उसके बाद में इस चीज को अच्छे से लिखेंगे। देखो, मैं ये कहता हूं कि हमारे पास में क्या होते हैं? हमारे पास में कुछ पियोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और कुछ कमीशन एजेंट्स होते हैं। किस तरीके से काम करते हैं, पहले मेरा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास में थे मिस्टर एक्स और वाई लिख दिया मैंने। ये थे मिस्टर एक्स और ये थे मिस्टर वाई। दोनों का एग्जांपल लेते हैं। ये मिस्टर एक्स जो थे वो मेरे पियोन थे, यानी कि मेरी जो क्लासेस हैं, मेरे पास में जो मेरा इंस्टीट्यूट है, उसमें मैंने अपने पास में एक पियोन रखा हुआ था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जी जाओ, आप एक काम करो, जा करके लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो जाओ और जा करके क्या करना, हमारे बिहाफ पे हमारे पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को बताना कि दिवाकर सर फला फला इंस्टीट्यूट के अंदर टैक्स पढ़ाते हैं। अच्छा जी, ठीक है सर। वो जा रहा था और साथ वाले इंस्टीट्यूट ने, जो कि हमारा बिजनेस राइवल था, उसको पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? उसने बोला कि सर मैं जा रहा हूं पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने। तो उन्होंने बोला अच्छा जा तो रहे हो, एक काम करो मेरे भी पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब क्या हमारा पियोन ऐसा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसको अपनी नौकरी खोने का खतरा होगा। उसको अपनी नौकरी खोने का खतरा होगा। क्यों? क्योंकि वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। लेकिन मान लीजिए मैं चौक से किसी पर्सन को पकड़ करके लेके आया हूं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मिस्टर वाई की बात कर रहा हूं, जो कि क्या है? पियोन नहीं है, कमीशन एजेंट। ये कौन है?
कमीशन एजेंट हैं, इनको हमने क्या बोला, आप सुबह से शाम तक जितने भी मान लीजिए 1000 पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम आपको 500 रुपीज दे देंगे। क्या उनको कोई नौकरी खोने का खतरा है? नहीं, इनको कोई नौकरी खोने का खतरा नहीं। तो बगल वाले इंस्टीट्यूट के मालिक ने अगर इनको बोल भी दिया कि हमारे ब्याह पे भी पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो ये तो एक हाथ में हमारे और एक हाथ में उनके, दोनों के ही पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात में। तो यहां पे चेक क्या करना है? यहां पे चेक ये करना है कि एक पर्सन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर है या नहीं है। तो एक कमीशन एजेंट की जो कमीशन होती है उसको आप सैलरी इनकम नहीं कह सकते। तो जो कमीशन एजेंट था ना, इसकी जो इनकम थी, क्या ये सैलरी थी? आंसर इज सर नो, ये सैलरी नहीं है। तो फिर ये क्या है? सर ये भी उसकी प्रोफेशनल इनकम है। तो इसको मैं कहां डालूंगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर डाल। ठीक है जी, तो ये क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन की उसकी इनकम। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास में जो हमारी इनकम होती है वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो ये सैलरी इनकम है, अदरवाइज ये सैलरी इनकम नहीं है, अदरवाइज ये सैलरी इनकम नहीं। अच्छा सर, आज के बाद हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ये जो सैलरी इनकम होती है ना, इसके ऊपर टैक्स किस तरीके से लगाया जाता है? ये जो सैलरी इनकम होती है, इसके ऊपर टैक्स जो लगाया जाता है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? लिखिएगा मेरे साथ में, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव whichever is earlier। ठीक है जी, तो हमने क्या लिखा कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा। यानी कि मान लीजिए ड्यू पहले हो गई तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल, और आपने एडवांस रिसीव कर लिया, एडवांस में पेमेंट रिसीव कर ली, पहले रिसीव कर ली, तो रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल। अब ये ड्यू और रिसीव का क्या लोचा है, इस लोचे को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ये हमारे 5 मेन चैप्टर्स हैं बेटा, ये हमारे 5 मेन चैप्टर्स हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये जो है ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे 5 मेन चैप्टर्स हैं, 5 मेन चैप्टर्स हैं जिसको कि हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। चलिए, ये तो था मेरे पास में इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि क्या होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने बोला था कि किसी भी तरीके से अगर कोई रेंट रिसीव मैं कर रहा हूं तो दैट शैल बी कंसिडर एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये देखो, ये हाउस प्रॉपर्टी है ना मेरे पास में, क्या लिखा है यहां पे लिखा है रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट, किराया बेचने से नहीं, किराया कमाने से। रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का क्या मतलब है? बिल्डिंग वर्ड लिखा हुआ देखो यहां पे, और मैंने रेड पेन से इसको लिखा गया है, तो क्या मतलब है यहां पे? खैर पहले पूरी लाइन को पढ़ लेते हैं फिर मतलब समझते हैं। तो रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट यानी कि किराया रिसीव किया है हमने, किस चीज का किराया? बिल्डिंग का, फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हमने किराए पे दिया हो या कमर्शियल पर्पस के लिए दिया हो। तो ये क्या कहा जाएगा? इज नोन एज, ये इन नहीं है, इज है, इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या मतलब आया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब आया कि अगर हमने कोई किराया कमाया है, कोई रेंट रिसीव किया है, किससे? बिल्डिंग से। अब यहां पे देखो बिल्डिंग लिखा है ना,
बिल्डिंग का भी एक मकसद है लिखने के पीछे, बिल्डिंग का मतलब भी है कुछ। देखो कभी कभी क्या होता है, हमने ये देखा है कि कुछ हट्स होती हैं और उन हट्स को भी क्या नाम है, देखो मैंने यहाँ पे भी ना बिल्डिंग ही बनाई है, हट नहीं बनाई। बहुत से टीचर हट बना देते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हट से हमारी इनकम अर्न होती है ना, मुंबई के अंदर होता है ऐसे, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, झुग्गी। तो झुग्गी से भी कभी कभी क्या नाम है, किराया रिसीव होता है। तो ऐसे किराए को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी होने के लिए देयर शुड बी अ बिल्डिंग, एक कंक्रीट का प्रॉपर हमारे पास स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, जो कि 4 दीवारों और एक छत को मिला करके बनाया गया हो। तो बिल्डिंग से जब हमारी रेंटल इनकम रिसीव होती है, दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये देखिए, ये आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, मान लीजिए इस बिल्डिंग से अगर मुझे कुछ रेंट रिसीव हो रहा है, कितना रेंट रिसीव हो रहा है, मान लीजिए मुझे इस बिल्डिंग से, वैसे तो ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लेकिन मान लीजिए मैं इसको कहता हूं कि यहां पे हमारे पास में हमारा जो रेंट रिसीव हो रहा है, वो रेंट रिसीव हो रहा है करीब 10,000 रुपए महीना, पर मंथ। तो आप क्या कह सकते हैं कि मेरा एनुअली रेंट कितना हो गया, 1,20,000 रुपीज। तो मेरी एनुअल इनकम यानी कि मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 1,20,000 रुपीज। इसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है सर। अब देखो हुआ क्या कि मैंने इसके ऊपर एक आपने देखा होगा सिग्नल वगैरह लगा देते हैं, सिग्नल वगैरह के लिए कभी कभी कुछ बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में आए, कौन आए, ये हमारे पास में वोडाफोन वाले आए, वोडाफोन वाले आए और वोडाफोन वालों ने बोला कि ना आप हमें रूफ राइट दे दीजिए, ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर हम अपना टावर लगाएंगे, वोडाफोन टावर। तो आप इसको लिखिए, टावर ऑफ वोडाफोन, ठीक है जी। तो टावर ऑफ वोडाफोन, अब मैंने कहा मैं फ्री में तो इसको दूंगा नहीं, आपको मुझे इसके लिए कुछ पैसे देने होंगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ सर बिल्कुल, हम आपको पैसे देंगे, बताइए कितना पैसा चाहिए आपको। लेट्स से मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, मुझे 5,000 पर मंथ ही दे दीजिए, 5,000 पर मंथ दे दीजिए। तो अब मेरी इनकम कितनी बढ़ गई, 15,000 रुपए महीना हो गई। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि मैंने न केवल बिल्डिंग को रेंट पे दिया, बल्कि मैंने रूफ राइट भी रेंट पे दे दिए। तो अगर मैंने रूफ राइट भी रेंट पे दिए और उससे मेरी कोई इनकम अर्न हो रही है, तो वो भी क्या है, मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ना मैंने क्या किया, इसके साथ में एक एडजस्टेंट जो है हमारे पास में, एक लैंड, जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ था, मैंने इसको भी किराए पे दे दिया। यहां पे रहने वाले लोग जो मेरे किराएदार थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये जो लैंड है इसके ऊपर भी हमारा अधिकार होना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपका अधिकार होगा आपका अधिकार। आप एक काम करो कि इसके लिए मुझे 2,000 पर मंथ देना शुरू कर दो, तो आप यहां पे अपने व्हीकल्स वगैरह पार्क कर सकते हो। यानी कि ना केवल बिल्डिंग बल्कि लैंड बल्कि रूफ राइट, तीनों को मिलाकर के अब मेरी इनकम कितनी हो रही है, अब मेरी इनकम हो रही है 17,000 पर मंथ। तो 17,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, मेरी जितनी भी ये इनकम आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी कि रेंट रिसीव किया। लेकिन बच्चों अब इस चीज को ध्यान से समझना, अगर मानो एक खाली जमीन का टुकड़ा था, खाली जमीन का टुकड़ा था, और मैंने वहां पे उसके राइट दे दिए, मैंने कहा लो जी आप यहां पे अपने टावर वावर लगा लो, तो ये जो मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आने के लिए देयर शुड बी ए बिल्डिंग। यहां पे कोई बिल्डिंग दिखाई दे रही है आप लोगों को, यहां कोई बिल्डिंग ही नहीं है। अब जब बिल्डिंग नहीं है, तो ये जो लैंड के ऊपर टावर लगा हुआ है, ये टावर से जो रेंट आ रहा है, टावर का जो रेंट है, ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर।
और वहीं अगर मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा, खाली जमीन का टुकड़ा है, उसको मैंने रेंट पे दे दिया, तो ये भी कहां चला जाएगा जी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर ही चला जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो क्या है ये? हम ये देख रहे थे कि हमारे पास में कोई बिल्डिंग होनी चाहिए और उससे रेंट रिसीव होना चाहिए। बिल्डिंग से अगर कोई रेंट रिसीव होगा तो ही हम इसको क्या मानेंगे? तो ही हम इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है जी, एक बिजनेसमैन होता है, एक बिजनेसमैन जो कि गुड्स को सेल करता है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अगर सेल या परचेज ऑफ गुड्स करता है तो क्या होता है ये? इसको हम कहते हैं सर ये कौन है? ये बिजनेसमैन है। इसकी कंसीडरेशन कहां से आ रही है? इसकी कंसीडरेशन बिजनेस से आ रही है। और अगर वहीं कोई सिंगर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी तरीके का कोई पायलट है, ये सारे कौन होते हैं? ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ये कौन होते हैं? ये हमारे पास में सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी हैं, चाहे सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर, कोई भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब पायलट्स, ये कौन होते हैं? ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर की इनकम क्या कहते हैं हम? इनको हम बोलते हैं जी प्रोफेशन से रिलेटेड, प्रोफेशनल फी। तो ये दोनों ही किसके अंदर आती हैं? ये दोनों ही आती हैं हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। अच्छा, ठीक है सर। तो हमने ये देखा, इस चीज को आप लिखिएगा मेरे पास में कि बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन कौन है? जो कि मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर ऑफ गुड्स है। और दूसरा पर्सन कौन होता है हमारे पास में? प्रोफेशनल। अब ये प्रोफेशनल भी ना दो तरीके के प्रोफेशनल्स होते हैं। अब ये प्रोफेशनल्स दो तरीके के प्रोफेशनल्स होते हैं। कौन होते हैं ये? एक तो होते हैं स्पेसिफाइड और एक होते हैं जी अदर्स। स्पेसिफाइड कौन से होते हैं? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का मतलब यह होता है कि एक पर्सन जब किसी मेंबरशिप नंबर के अंडर काम करता है ना, या फिर बताई गई किसी नॉर्म्स के अंडर काम करता है, तो वो कौन होता है? वो होता है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। जैसे कि हमारे सीए, सीएस, सीएमए। ठीक है जी, हमारा कोई सीए है, सीएस है, सीएमए है, ठीक है जी, डॉक्टर्स हैं, ये सारे एक ऐसी नॉलेज के अंदर, फॉर्मल नॉलेज के अंदर काम करते हैं और एक मेंबरशिप नंबर के अंदर काम करते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्म्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है जी, उन नॉर्म्स के बाहर ये नहीं जा सकते, तो दे आर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। और अदर्स के अंदर कौन आ जाता है? लाइक हमारे पास में कोई बार्बर है, ठीक है जी, हमारे पास में कोई टेलर है, ठीक है जी, कोई कॉबलर है। तो ये सारे लोग क्या देते हैं? ये अपनी सर्विसेज ही देते हैं, लेकिन ये किसी नॉर्म के अंदर काम नहीं करते, किसी नॉर्म्स के अंदर काम नहीं करते। ये इनको कोई मेंबरशिप नंबर नहीं चाहिए होता काम करने के लिए। तो एक फॉर्मल एजुकेशन, मैं ये नहीं कहता कि भाई बिजनेसमैन के पास में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, लेकिन बिजनेस करने के लिए हमारे को चाहे 5th पास हो, वो भी बिजनेसमैन हो सकता है, और कोई बहुत बढ़िया क्वालिफाइड पर्सन हो, वो भी बिजनेसमैन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि रोका जाएगा किसी को बिजनेस करने से। ठीक है, मतलब मान लीजिए एक पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद भी वो कोई बिजनेस करना चाहता है,
तो क्या उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने की जरूरत थी बिजनेस करने के लिए? नहीं। लेकिन अगर किसी पर्सन को सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, अपने पास में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, या कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे करना पड़ेगा सीए या सीएस, एक फॉर्मल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो बस यही डिफरेंस होता है इनके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास में हेड, वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या होता है, इसको भी जरा ध्यान से समझो, कहीं आप ऐसा ना हो कि हाउस प्रॉपर्टी के एग्जांपल के अंदर जो है वो कंफ्यूज हो जाए। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मान लीजिए आपके पास में एक घर है, आपके पास में एक घर है, एक हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, एक हाउस प्रॉपर्टी। इस हाउस प्रॉपर्टी को, मैं हाउस प्रॉपर्टी का ही एग्जांपल ले रहा हूं, पहले मैंने परचेज किया था, मैंने इसे परचेज किया था 5 लाख रुपीस के लिए, और मैंने इसको जो है वो सेल कर दिया 12 लाख रुपीस के लिए। तो अब मेरे पास में कुछ इनकम आ गई ना, इनकम आ गई कितने की सर? इनकम आ गई 7 लाख। यानी कि सेल और परचेज के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास में क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लेकिन यहां पे देखने वाली बात पता है क्या है? किसी भी कंसीडरेशन को कैपिटल गेन तब कहा जाता है जब ये 2 शर्तें पूरे करते हैं। क्या शर्तें हैं? देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट, यानी कि बिकने वाली चीज जो है वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। और नंबर 2 कंडीशन, दैट कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड। यानी कि अगर जिस चीज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो कैपिटल एसेट नहीं हुआ, पढ़ेंगे हम क्या क्या चीजें कैपिटल एसेट्स होती हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई कैपिटल एसेट तो है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो। अब ट्रांसफर की भी एक डेफिनेशन है, तो ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या है इसको भी हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है जी? ट्रांसफर का मतलब अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, किसी भी ओनरशिप का चेंज हो जाना, ओनरशिप का चेंज हो जाना, ऐसा आपने लॉ के अंदर पढ़ा होगा। तो अगर कोई भी कंसीडरेशन कमाई जाती है किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने से, तो वो क्या है? वो क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। वो क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी थी और इस हाउस प्रॉपर्टी को मैंने 5 लाख के लिए परचेज किया, 12 लाख रुपए के लिए बेच दिया, 7 लाख रुपए का इनकम जो हुआ वो मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास में एक शेयर सर्टिफिकेट है, इसको मैंने परचेज किया 1 लाख रुपए दे करके और मैंने इसको सेल कर दिया 1,20,000। बस सर 20,000 रुपए की ही इनकम। हाँ बेटा, क्योंकि इस टाइम पे ज्यादा इनकम ऐसी चीजों से एक्सपेक्ट करना हानिकारक हो सकता है, ठीक है जी। टाइम ही ऐसा चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या है, कि किसी भी कैपिटल एसेट को बेचने से जो हमारी इनकम अर्न होती है वो हमारी क्या है? कैपिटल गेन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, हो तो ये भी सकता है सर कि जो है वो लॉस हो जाए हमारे को, कि मान लीजिए मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की थी, मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की। कभी कभी ऐसा होता है ना, ये मैंने परचेज की कितने के लिए? 12 लाख के लिए, और जब इसको बेचने गया तो बिकी ये 10 लाख रुपए की। तो अब मेरे को क्या हो गया जी? अब मेरे को लॉस हो गया। कितने का? 2 लाख रुपए का मुझे लॉस हो गया। तो लॉस भी अच्छे हैं। अब लॉस कैसे अच्छे हैं सर? आपने एक ऐड सुनी होगी, वो क्या कहता है? दाग अच्छे हैं। इसी तरीके से मैं क्या कहता हूं? लॉस अच्छे हैं। हाँ, मैं टैक्स का टीचर हूं
और टैक्स पढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं, लॉसेस अच्छे हैं। भाई सोच करके देखो, हमारी सैलरी से कोई इनकम हुई थी, ठीक है, हमारी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हुई थी, हमारे बिजनेस से कोई इनकम हुई, हमारी अदर सोर्स से इनकम हुई, और दूसरे सोर्स से हमारे कोई लॉसेज हो गए, तो वो लॉसेज हमारी इनकम से एडजस्ट हो जाते हैं। जब इनकम से एडजस्ट हो जाते हैं तो हमें टैक्स कंपैरेटिवली कम पे करना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा था, जैसे कि बोला गया है दाग अच्छे हैं, वैसे ही लॉसेस अच्छे हैं। ओके, अच्छा चलो अगला है हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मैंने अभी कहा था ना आपको कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है। ठीक इसी तरीके से जो 4 हेड्स के अंदर कवर नहीं किया जाएगा उसको कहां कवर किया जाएगा, उसको कवर किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। तो एनी इनकम नॉट कवर्ड अंडर अबव 4 हेड्स इज नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये क्या हो सकते हैं, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज से, किसी भी तरीके का अगर मान लीजिए हमारे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, किससे, फिक्स्ड डिपॉजिट से, डिवेंचर से, या किसी भी सिक्योरिटी से, तो वो क्या होगी, हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। मैं कौन बनेगा करोड़पति खेलने गया, या बिग बॉस बिग बॉस खेलने गया, ठीक है, और वहां से कुछ इनकम अर्न करके ले आया, तो ये भी क्या है, मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो जाता है, कोई कैजुअल इनकम किसी तरीके की होती है, तो वो कैजुअल इनकम क्या होती है, हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे 5 हेड्स हैं, 5 हेड्स हैं। आओ, अब मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था कि अभी मैं सेक्शंस की बात नहीं करूंगा, लेकिन सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सेक्शंस लिखने जरूरी हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो है इसको कवर किया गया है कहां पे, सेक्शन 15 टू 17, सेक्शन 15 टू 17। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को जो कवर किया गया है वो कहां पे कवर किया गया है, सेक्शन 22 से 27 तक, सेक्शन 27 तक। अच्छा जी, इसके बाद में सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44 जो हैं वो किसके हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हैं। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये सेक्शन 45 टू 55A तक इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर आते हैं। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 56 टू 59, सेक्शन 56 टू सेक्शन 59 जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का है। तो ये जितने भी हमारे पास में सोर्सेज हैं, इन सभी सोर्सेज को क्लब्ड करके हमारे पास में टैक्स इंपोज किया जाता है। ये जो 5 हेड्स हैं हमारे पास, इन हेड्स को हम क्या बोलते हैं, इन हेड्स को हम बोलते हैं बेटा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है जी, ये हमारे 5 हेड्स हैं और इनको हम मिलाकर के क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है सर, अब ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज नहीं किया जाता, इसमें से माइनस करते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर सेक्शन U/S का मतलब है अंडर सेक्शन, U/H का मतलब है अंडर हेड। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इनकम फ्रॉम सैलरी की, तो उस हेड के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बोनस, कमीशन, ये वो सब चीजें आती हैं। ठीक है जी, बोनस आता है हमारे पास में, फ्रिंज बेनिफिट्स आते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास में, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये किस हेड के अंदर आते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो U/H का मतलब अंडर हेड और U/S का मतलब अंडर सेक्शन। ठीक है जी, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ये डिडक्शंस का हमारा 6th चैप्टर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है कि ये
जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या किया, डिडक्शंस के सारे बेनिफिट्स ही छीन लिए हैं। अब ये बेनिफिट कैसे होता है अभी बताता हूं आपको, लेकिन अभी इसको इस साल के लिए होल्ड पे रखा गया। होल्ड पे रखा गया, ये बोला गया कि आपकी मर्जी है, आप पिछले वाले रेट्स के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हैं या इस वाले रूल्स के हिसाब से, इस वाले रेट्स के हिसाब से, यानी कि पिछले साल के रूल्स या इस साल के रूल्स। अभी क्या है, हमारे पास में ऑप्शन है। ठीक है, तो ये डिडक्शंस क्या होती हैं, देखो मैं आपको समझाता हूं डिडक्शंस क्या होती हैं और ये माइनस क्यों होती है। पहले आप लिखिए कि इसके बाद में जो आता है इसको हम कहते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम, अब इस इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स इंपोज किया जाता है। इस इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता है। टैक्स कहां लगता है, इसके ऊपर लगता है। अच्छा, मैं डिडक्शंस की बात कर रहा था। डिडक्शन की बात समझिए कि डिडक्शन क्या होती है। डिडक्शन बेसिकली ये होता है कि 5 हेड्स की हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकल करके आई। 5 हेड्स की हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकल करके आई। ओके, अब कुछ ना कुछ डिस्काउंट की हमारी आदत रहती ही है भाई। बचपन से हमारी आदत होती है, हम मम्मी के साथ जाते हैं सब्जी मंडी में, मम्मी कहती है भैया इतनी सारी सब्जी लिया, आप धनिया भी साथ में दीजिए। ठीक है, बड़े होते हैं, पापा के साथ मार्केट जाते हैं, पापा भी डिस्काउंट्स की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हमारे डिस्काउंट्स होते हैं ना, इसी तरीके से हमारे पास इनकम टैक्स के डिस्काउंट्स को हम क्या कहते हैं, डिडक्शंस कहते हैं। अब ये काम किस तरीके से करती है, डिडक्शंस का एग्जैक्ट मीनिंग डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट मत लिख देना, लेकिन ये इसी तरीके से काम करती है। देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को। मान लो मैं एक दुकानदार हूं और मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि आप मेरी दुकान पे 15 तारीख से पहले आना, 20,000 की शॉपिंग करना। कंडीशन डाल दी ना, 2 कंडीशन डाल दी, 15 तारीख से पहले आना और साथ ही क्या करना, 20,000 की शॉपिंग करना। तो मैं आपको क्या दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। मैं आपको क्या दे दूंगा, 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। अच्छा, मान लीजिए आप मेरी दुकान पे 25 को आते हैं, 25 तारीख को आते हैं और आप 50,000 की शॉपिंग करते हैं, क्या आप इलिजिबल हैं डिस्काउंट के लिए? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 कंडीशन थी, 15 से पहले आना था और 20,000 से ऊपर की शॉपिंग करनी थी। यहां आपने सेकंड कंडीशन तो फुलफिल कर दी कि 20,000 से ऊपर की शॉपिंग करी, लेकिन 15 से पहले नहीं आए, तो मामला गड़बड़ हो गया, अब डिस्काउंट नहीं मिल सकता। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात यह है कि आप मेरे पास में 13 तारीख को ही आ गए, 13th को ही आ गए। अब 13th को आकर के आपने जो परचेजिंग की वो कितने की सिर्फ 5,000 की। क्या आप डिस्काउंट लेने के हकदार हैं? नहीं, अभी भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि दोनों कंडीशंस जब आप फुलफिल करेंगे तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक इसी तरीके से हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला हुआ है, कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस दी हुई हैं जो कि कहां लिखी हुई है, सेक्शन 80 से 80C से 80U तक। तो जो भी पर्सन इन डिडक्शंस के अंदर लिखे हुए रूल्स को पूरा कर देता है, उसको वहां पे लिखा हुआ जितना भी अमाउंट होता है उतने की डिडक्शन मिल जाती है, उतने के ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब मान लो कि मेरे पास में जो मेरी इनकम थी इन 5 हेड्स को मिला करके वो करीब 12 लाख रुपए थी। ठीक है, और मेरे पास में मेरा जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्या बोलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C बोलता है कि आप अपने प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर 1.5 लाख रुपए तक पैसा डालते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, 1.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मान लो मैंने अपने प्रोविडेंट फंड के अंदर जो पैसा डाला वो कितना डाला, 1 लाख रुपया डाला, 1 लाख रुपया डाला। ठीक है जी, तो अब मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, अब मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, कितने अमाउंट के ऊपर मेरा टैक्स लगेगा? सर मेरा टैक्स लगेगा 11 लाख के ऊपर। यानी कि अगर मैं वो शर्त पूरी नहीं करता प्रोविडेंट फंड में पैसा डालने की तो मेरा कितना रुपया टैक्सेबल होता, 12 लाख। लेकिन क्योंकि मैंने डिडक्शन की 80C की जो डिडक्शन है उसकी एक शर्त पूरी कर दी,
तो मुझे 1 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल गई। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है, गवर्नमेंट ने तो कहा था कि आप 1,50,000 तक डाल सकते हैं, लेकिन मैं 1,50,000 डाल के क्या करूंगा, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, तो मैंने 1 लाख ही डाला, तो मुझे छूट भी 1 लाख के ऊपर ही मिली। तो मेरा जो टैक्स लगेगा वो 11 लाख के ऊपर लगेगा, वो 11 लाख के ऊपर लगेगा। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि हमारी 5 हेड की ग्रॉस टोटल के इनकम के ऊपर डिडक्शन डिडक्ट करने के बाद में जो नेट टैक्सेबल इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अब इन इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाता है, यानी कि नेट टैक्सेबल इनकम को कैसे टैक्सेबल किया जाता है, यानी कि टैक्स कैसे लगाया जाता है, ये हमें सीखना है। तो एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स रेट लगाए जाते हैं, वो 2 तरीके के लगाए जाते हैं, दैट इज स्लैब रेट एंड फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब होता है एक नॉर्मल रेट से टैक्स लगाना, जैसे कि आप डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर वगैरह चार्ज करते हैं। और स्लैब रेट का क्या मतलब होता है, इस चीज को हमें अभी समझना है। तो क्या होते हैं फ्लैट रेट और स्लैब रेट, इस चीज को इंपोज किया जाता है इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर, और इस इंडिविजुअल पर्सन को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो क्या है ये 3 कैटेगरी, आइए देखिए मेरे साथ में। एक पर्सन इसको हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करना है। एक तो है सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन, और तीसरे हैं अदर्स। सीनियर सिटीजन हैं जिनकी की एज 60 और मोर है, बट बिलो 80 ईयर्स से, यानी कि 60 और उससे ज्यादा साल, लेकिन 80 साल से कम। वेरी सीनियर सिटीजन कौन है, जिनकी की एज 80 ईयर्स और मोर है टिल डेथ। और अदर्स कौन है, वो मेरे और आपके जैसे लोग हैं जो 0 से 59 ईयर्स के अंदर की कैटेगरी में आते हैं। अब आप कहेंगे सर 0 ईयर्स का पर्सन भी लायबल है टैक्स पे करने के लिए, यानी कि किसी पर्सन की इनकम और किसी पर्सन की एज अगर 1 साल नहीं है वो भी टैक्स पे करेगा। बिल्कुल सही। आप इस चीज को इस तरीके से समझिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आप पैदा हुए, और पैदा होते ही जब आपकी नानी ने पहली बार आपकी शक्ल देखी तो उन्होंने अपने गले से 9 लखा हार उतार करके आपके हाथ पे रख दिया। अब ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी एक इनकम है और आप इसके ऊपर लायबल हैं टैक्स पे करने के लिए। तो भाई इसके ऊपर आप तो टैक्स पे करने जाएंगे नहीं, तो आपके पेरेंट्स चाहे मम्मी या पापा दोनों में से जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में ये अमाउंट क्लब्ड हो जाएगा, यानी कि वो आपकी इस इनकम के ऊपर लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए। इसके प्रोविजंस हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर। माइनर की इनकम कब क्लब्ड होती है और क्या उसके प्रोविजन होते हैं, ये हम उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब देखिएगा, मैंने आपसे भी कहा था कि फ्लैट और स्लैब रेट 2 तरीके से लगाए जाते हैं। फ्लैट रेट तो सबको मालूम है, जैसे 30%, 10%, 20% किसी भी अमाउंट का, लेट्स से 12 लाख का 30%, 12 लाख का 20%। अब ये स्लैब रेट क्या होते हैं, ये स्लैब रेट इस तरीके से काम करते हैं। आइए पहले लिखते हैं कि ये स्लैब रेट किसके लिए कितने हैं। तो सबसे पहले बारी आती है किसकी, सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन के स्लैब रेट क्या कहते हैं, अप टू 3 लाख निल, यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसने 3 लाख रुपए तक इनकम अर्न की है 5 हेड से, जो अभी हमने हेड थोड़ी देर पहले देखे, तो उसको
3 लाख के अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। फ्रॉम 3 लाख 1 यानी कि 3 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख के बीच में अगर उसकी इनकम होती है तो उसे 5% टैक्स पे करना होगा, उसे 5% टैक्स पे करना होगा। और अगर उसकी इनकम 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक होती है तो उसको टैक्स 20% पे करना होगा, 20% टैक्स पे करना होगा। और अगर ये कमाता है 10 लाख 1 रुपए से लेकर के जितना मर्जी, तो आप इसको 10 लाख 1 लिखने की जगह आप इसको लिख दीजिए 10 लाख अबव, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा 30%। ओके, अच्छा जी, ये तो था सीनियर सिटीजन। वेरी सीनियर सिटीजन के बारे में देखते हैं कि वेरी सीनियर सिटीजन के ऊपर टैक्स स्लैब हमें क्या कहते हैं। तो अगर कोई वेरी सीनियर सिटीजन है तो उसकी इनकम 5 लाख तक टैक्स फ्री रहेगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा 5 लाख तक। अगर वो कमाता है 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक तो टैक्स 20% लगेगा। और यदि वो कमाता है 10 लाख से भी ज्यादा 10 लाख अबव तो टैक्स 30% लगेगा। इस तरीके से टैक्स लगाया जाए। चलिए अब अदर्स की बात करते हैं। अदर्स के अंदर क्या लिखा गया? अप टू 2,50,000 नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई कमाता है 2,50,000 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक तो टैक्स 5% लगेगा। ओके, अगर कोई कमाता है 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक तो टैक्स जो है वो 20% लगेगा। और अगर कोई 10 लाख से ऊपर कमाता है 10 लाख अबव तो टैक्स जो है वो 30% के स्लैब रेट में आएगा। ये 3 जो हैं हमारे पास में, हमें स्लैब रेट्स याद रखने हैं। अब ये काम किस तरीके से करते हैं ध्यान से समझो। आपने अपने घर में बचपन से इलेक्ट्रिसिटी के बिल तो देखे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स क्या कहते हैं कि अगर आपने इतने से इतनी यूनिट कंज्यूम की तो आपका इतने रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको बिल पे करना होगा। उससे ज्यादा अगर आप यूनिट कंज्यूम करते हैं तो कुछ और डिफरेंट रेट होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास में ये टैक्स भी काम करते हैं। अब मान लीजिए मैं अदर्स की बात करता हूं और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मिस्टर एक्स अर्न्स ₹12 lakh during the year 2019-20। ठीक है जी, कैलकुलेट his tax liability for the year 2021। भाई एक साल जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं उसके नेक्स्ट ईयर हम जो है वो टैक्स पे करते हैं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर कहते हैं इसको। डेफिनेशंस चैप्टर के अंदर हम लोग इसको पढ़ेंगे। बहरहाल अभी तो हम बात कर रहे हैं बेसिक्स की। ठीक है, तो यहां पे ये नहीं बताया गया कि मिस्टर एक्स कौन सी कैटेगरी में के पर्सन थे, उनकी एज क्या थी। बच्चों अगर एग्जाम के अंदर आपके पास में एज नहीं बताई जाती है तो बाय डिफॉल्ट आप इसको अदर्स समझेंगे। और सीएस एग्जीक्यूटिव्स के बच्चों के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एमसीक्यू के क्वेश्चन भी आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें।
कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को ये स्लैब रेट को, इस स्लैब रेट को अच्छे से सीखना पड़ेगा और फिर इसी स्लैब रेट के अंदर से ही एमसीक्यू के एक ही क्वेश्चन के अंदर से बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। खैर चलिए, अब ये क्वेश्चन को हमने पढ़ा और हमने माना कि ये अदर कैटेगरी के अंदर मिस्टर एक्स आते थे। तो आइए इनकी टैक्स लायबिलिटी हम निकालते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे हम, आंसर है ये हमारा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 2021। चलिए, पर्टिकुलर्स, रेट, कॉन्सेप्ट को समझिएगा और उसके बाद में अमाउंट। अब क्वेश्चन ने डिफाइन कर रखा है कि हमारे पास में 5 हेड्स की इनकम 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 12 लाख। तो अब क्या 12 लाख के ऊपर, क्योंकि 10 लाख से ऊपर, बच्चे कहते हैं सर 12 लाख 10 लाख से ऊपर है, फ्लैट 30% रेट लगा दो, लेकिन हमें क्या स्लैब रेट लगाने, तो हम इस तरीके से टैक्स लगाएंगे अप टू 2,50,000, यानी कि 12 लाख में से, ये देखिए इस तरीके से टैक्स लगेगा कि मान लीजिए ये 12 लाख जो है ये एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, ये 12 लाख है। इस 12 लाख में से पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर अगले कुछ टुकड़े के ऊपर जो है वो 5%, फिर 20% और फिर 30% टैक्स लगेगा। टुकड़ों में टैक्स लगेगा, टुकड़ों में टैक्स लगेगा, ठीक है। तो पहले 2.5 लाख के टुकड़े के ऊपर अप टू 2,50,000 रेट क्या था सर, नील था। तो अमाउंट कितना हो गया सर, नील हो गया, ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब इसने कितने कमाए थे, 12 लाख कमाए थे, यानी कि 12 लाख कमाने के लिए ये कहां से चला होगा, 2,50,001 रुपए से नेक्स्ट 5 लाख तक ये पहुंचा होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बेटा नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज की, नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज की। तो नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर रेट कितना था सर, 5%, रेट 5% था। अच्छा जी, तो 2,50,000 का 5% हमारे पास में बन जाता है यहां पे 12,500 रुपीज, 12,500 रुपीज, ठीक है सर। नेक्स्ट 5 लाख 1 रुपए से ये कहां पहुंचा होगा, 10 लाख पे पहुंचा होगा। यानी कि अब मैं कितने रुपए की बात कर रहा हूं सर, अब आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट 5 लाख रुपए की। तो नेक्स्ट 5 लाख रुपए के ऊपर रेट क्या है सर, रेट है 20%। वो कितना हो गया सर, वो हो गया हमारे पास में करीब 1 लाख रुपया। 5 लाख का 20% कितना हो गया, यानी कि 1/5 कितना हो गया, 1 लाख रुपया, ठीक है सर। क्या अभी भी ये इनकम अर्न कर रहा है, हाँ सर, ये अभी भी इनकम अर्न कर रहा है। तो नेक्स्ट 10 लाख 1 रुपए से ये कहां पे पहुंचा सर, 12 लाख पे पहुंचा। तो यानी कि मैं कौन से टुकड़े की बात कर रहा हूं, मैं 2 लाख रुपए की बात कर रहा हूं। 2 लाख रुपए के ऊपर मेरा रेट कितना लगेगा सर, 30% लगेगा। तो 2 लाख के ऊपर 30%, 60,000 रुपीज मेरा टैक्स हो गया, 60,000 रुपीज, ठीक है जी। तो इन तीनों का जब मैं टोटल कर लेता हूं तो वो आ जाती है मेरी टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी। लेकिन ये ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, ये क्या है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है। ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास में करीब 160, 70 और 72, 1,72,500 रुपीज। जी हाँ, इतना ही है, ये मेरी टैक्स लायबिलिटी आ। इतना टैक्स मुझे देना पड़ेगा, इतना टैक्स मुझे देना पड़ेगा अगर मैं एक एज ग्रुप में हूं अदर्स की और साथ ही इनकम अर्न करता हूं 12 लाख। तो 12 लाख में से इतना तो मेरा टैक्स लग जाएगा, लेकिन साथ ही मुझे इसके ऊपर सेस भी देना पड़ेगा। 4% मुझे क्या सेस देना पड़ेगा, एजुकेशन सेस।
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से। ठीक है, 4%। किसका 4%? सर 1,72,500 का 4% मुझे और देना पड़ेगा सेस के नाम से, जितना भी बन जाएगा। फिर जो अमाउंट मेरे पास में आएगा वो मेरी नेट टैक्स लाइबिलिटी होगी। वो क्या होगी? मेरी नेट टैक्स लाइबिलिटी होगी। ओके, तो सर ये बताइए कि ये एक्स्ट्रा 4% और क्यों लिया गया? तो देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि कुछ लोगों को आदत होती है, खासतौर से मम्मी लोगों को आदत होती है। क्या आदत होती है? यही आदत होती है कि भाई सब्जी ली है, धनिया भी दे दो। इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हमसे क्या कह रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि इतना टैक्स दे रहे हो, थोड़ा सा और दे दो। तो सर थोड़ा सा और क्यों लिया गया और थोड़े से और टैक्स का क्या करेंगे? देखिए, ये मैंने लिखा है यहां पे एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये सेस क्या होता है? सर टैक्स तो हमें समझ में आ गया था, 1,72,500 रुपीज हमें टैक्स पे करने हैं अगर हमने 12 लाख रुपए कमाए। ये 4% अलग से क्यों ले लिया गया? उस टैक्सेबल, उस टैक्सेबल अमाउंट का नहीं, उस टैक्स का अलग से क्यों ले लिया और क्यों ले लिया? बच्चों ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो प्लान बनाती है, गवर्नमेंट प्लान बनाती है और उसके लिए वो टैक्स कंप्यूट करती है और टैक्स कलेक्ट करती है आपसे। तो जो टैक्स कलेक्ट करती है वो किसी भी काम में लगाया जा सकता है। लेट से उसके कुएं खुदवाए जा सकते हैं, उसकी सड़कें बनाई जा सकती हैं, उसके मकान बनवाए जा सकते हैं, कुछ भी करवाया जा सकता है उससे। लेकिन सेस एक ऐसा अमाउंट है टैक्स का जिसके कि आगे उसका मकसद लिखा होता है। जैसे आपने सुना होगा स्वच्छ भारत सेस, ऐसे ही हमारा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है, इसका जितना भी अमाउंट, ये वाला अमाउंट जो इकट्ठा होगा, उस अमाउंट को कहां लगाया जाएगा? सर सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के लिए ही लगाया जाएगा, और कुछ भी इस अमाउंट से और कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये ऐड करेंगे, साथ में जो अमाउंट बन जाएगा वो मेरी नेट टैक्स लाइबिलिटी बन करके आएगी। याद रखिएगा, ये जो रेट्स हैं ये स्लैब रेट्स हैं, ये स्लैब रेट्स हैं। और किसके ऊपर एप्लीकेबल हैं? ये एप्लीकेबल हैं अदर्स के ऊपर, अदर्स के ऊपर। इसी तरीके से सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन्स भी, सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन भी हमारे पास में टैक्स पे करते हैं अपनी अपनी स्लैब रेट्स के हिसाब से, अपनी अपनी स्लैब रेट्स के हिसाब से। ओके, तो ये हमारे पास में स्लैब रेट्स थे। अच्छा बच्चों, अब सुनो आगे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए अब जो मैं बोलने जा रहा हूं। ऐसा है बच्चों, ये तो था हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा कि हमने निकाला, लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके रखे हुए। मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखिएगा। ये देखिए, ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, ये हम लोग क्या हैं अपने पास में प्रैक्टिस करते हैं क्लास के अंदर। और ये हमारी बेसिक्स के ऊपर ही करीब करीब हमारे पास में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको अभी गिन करके बता देता हूं कि बेसिक्स के ऊपर ही जो मैंने आपको आज पढ़ाया, और जो आने वाली क्लासेस में थोड़ा सा बेसिक्स में आपको और पढ़ाने वाला हूं, इसी में आपके पास में जो हैं ये क्वेश्चन हमारे पास में करीब 115 क्वेश्चन, 114 या 115 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास में यहाँ पे तैयार हमारे पास में है, जिसको कि हम आने वाली क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चाहे बेटा सीए हो या सीएस हो, हमें अपना पैटर्न जरूर फॉलो करना है। हमें क्या करना है? अपना पैटर्न जरूर फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे
तो उसके अलावा हमारे पास में कोई भी चीज जो है काम नहीं आती। और बच्चों जो है हमारे पास में किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन को करने के लिए आपको जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना, वरना आप कितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर, मैं देखता हूं बहुत से बच्चे रट्टा मारने की कोशिश करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन बेटा बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, कहां तक आप रट्टा मारोगे? आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। जितना टाइम उसमें आप लगाएंगे उससे कम टाइम में आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ करके जो है उसको एमसीक्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपने आज की क्लास को काफी एंजॉय किया होगा। आने वाली क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।